नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम फिर वही चिराग किताब में से दीप यात्रा की बात करेंगे और हमारे आज भी मेहमान वही हैं यशपाल जी, जो पंजाब पठानकोट से हमारे पास पधारे हुए हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कि कि आप आपने हमारे इस बुलाया अपने कार्यक्रम में स्टूडियो में। आए। धन्यवाद। आपकी चिराग किताब में से हम दीप यात्रा की एक कविता के बारे में बात जी कर हाँ, रहे हैं, जो अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। जी हाँ, और कुछ ऐसी भी बातें उसमें है जो हमें, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, हमने ना सुनी थी ना देखी थी। कुछ जो बातें हमें आज इस कविताओं में से देखने को और सुनने को भी मिल रही है। आगे आपकी क्या चंद लाइनें हैं, सुनते हैं। बिन उपचार विधवा सूत, नींद सदा ही सोया होगा, इकलौता सहारा छीनने से उसके संग तू रोया होगा। चीख दुखों का वास वहां है, नैनो बहती सारी खारा नदियां। दिन दो दिन बात नहीं, यह ऐसा होता आया सदियां। पति राम प्यारा होने पर धर्म सिख से किया किनारा। बहुत अच्छा। यहाँ वहां ना कोई धन रस देवे, नाता उनसे बहुत प्यारा। जग में भूल रही सावित्री, जग में भूल रही सावित्री, दीप तुझे है अभी भी याद याद। पति प्राण साम्राज्य पाया, तब बल पूर्ण किए थे काज। ये इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे आपने कहा कि धर्म सीख से किया किनारा। क्या ये आपने एक स्त्री के बारे में बात कही? क्योंकि अभी हम स्त्री के बारे में और उसी के बारे में बातचीत करते आए हैं। नारी के अनेक रूप हैं। जी। लक्ष्मी रूप भी है उसका। हम्म। लक्ष्मी रूप जो है ये वंदनीय है। हम्म। नारी के लक्ष्मी रूप ने ही विद्वानों को, समाज सुधारकों को, शूरवीरों को, साहित्यकारों को जन्म दिया है। और जो इसके विपरीत है उसका दूसरा रूप भी है। उसने हमेशा ही समाज में एक पाप को व्याप्त किया है। और जो पतिव्रता नारियां हैं उनमें हम सीता ले लें, सावित्री ले लें, अनसुईया ले लें, मंदोदरी ले लें, ये सब जो स्त्रियां हैं ये सारी ही पतिव्रता हुई हैं जिनकी आज भी पूजा होती है। जी। उनका नाम ऐसा कहते हैं कि जो 5 जो पतिव्रता नारी हुई हैं, अगर उनका नाम लेकर के हम सोते हैं तो हमें एक बुरा स्वप्न नहीं आएगा। और राधा है, सीता है, सावित्री है, ये जो ऐसे नाम हैं लोग अपनी पुत्रियों को रखते हैं। इस गर्व से रखते हैं कि मेरी पुत्री ऐसी बने। उनके कर्म ऐसे थे, उन्होंने समाज को ऐसे पुत्रों को ऐसी संतान दी जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, एक नया रास्ता दिया, विकास का, उन्नति का, शिक्षा का, न्याय का। इसलिए लोग उन नारियों की शिक्षा, उन नारियों की पूजा करते हैं। सीता सीताराम कहते हैं। अगर हम मथुरा में जाएं, वृंदावन में जाएं तो वहाँ पे राधा राधा कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता। जी। को राधा कैसे रूप में वहाँ पे एक ऐसी देवी जन्मी जिसने उस पूरे समाज को ही बदल करके रख दिया। एक पवित्रता का, एक प्रेम का, एक ऐसा नाता दिया कि लोगों की जुबान पे ही राधा राधा हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सावित्री की बात करते हैं। सावित्री ने जिसे अपना पति माना, नारद जी ने बताया था कि इसकी जो उम्र है ये बहुत कम है। तो उसके बाप को कहा कि इसके साथ इसकी शादी ना हो तो अच्छी बात है, ये तो बहुत कम समय का मेहमान है, ये चला जाएगा तुम्हारी जो बेटी है ये विधवा हो जाएगी। किंतु जो पतिव्रता नारियां हैं उनका एक संकल्प होता है, उनका एक विचार होता है कि जो निर्णय वो ले लेती हैं उसमें फ़ायदा है, नुकसान है, वो उसके ऊपर टिकी रहती हैं। जो वेवर माइंडेड हैं, इनका मन ऐसे पारे की तरह
वो लुढ़कता है, इधर उधर लोटे की तरह लुढ़कता है, पारी की तरह ऐसे ऐसे होता है, वो समाज को, अपने परिवार को वो सही संतान नहीं दे सकती। तो उसने पिता को कहा कि मैंने अगर शादी करनी है तो ये जो राजकुमार है, जिनके पास अपना साम्राज्य नहीं है, जो उसका बाप है वो अंधा है और उनसे जो राज है वो छिन गया है, तो ये जंगल में रहते हैं, एक टपरी बास हैं जी, इनके साथ मत करिए। किंतु पहले स्वयंवर होते थे कि लड़कियां अपना वर स्वयं चुनती थी। उस समय राजाओं में और दूसरे लोगों में भी ऐसी बात थी। तो जब वो अपने संकल्प के ऊपर अड़ गई तो राजा को अपनी पुत्री का जो शादी थी वो जो सावित्री का पति बना उसके साथ करनी पड़ी। अच्छा। जबकि तो उसे पता था कि उस दिन इसने मर जाना है इसने। तो जब वो उसने कहा कि मैंने आज लकड़ियाँ लेने जाना है तो तू घर पे ये काम, छोटे मोटे काम देख लो अपने। तो उसे पता था किसने मर जाना है। वो 3 रात वो सोई नहीं, वो भक्ति में लीन रही, ईश्वर से विनती करती रही। जैसे आजकल हमारे पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में ऐसा ये 2-3 स्टेटें हैं जहाँ पे पति व्रत रखा जाता है। हाँ, जिसे करवा चौथ बोलते हैं। तो वो इसीलिए रखा जाता है कि वो अपने पति के लिए वो बेनती कर सकें, उनकी जो फरियाद है वो परम पिता परमेश्वर तक जाए, जो आने वाले विघ्न हैं उनके जीवन से निकल जाए। तो जो सावित्री थी उसने उस दिन जिद की कि मैंने आज आपके साथ ही जाना है। वो कहने लगा तू राजकुमारी है, तू कोमल है, तू रास्ते में चलेगी कांटे लगेंगे पैरों को, धूप बहुत है, चेहरा कमला जाएगा। उसने कहा नहीं, आज मैंने जो आपके साथ जाना है ये मेरी एक जिद समझिए या मेरी एक बेनती समझिए। तो जो उसका पति था उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वो लकड़ियाँ काटने लगा उसे पता था क्या बेद पड़नी है। सांप ने काटा, मूर्छित हो गया, उसने अपनी जंघा के ऊपर उसका सिर रखा। तो मौत का जो देवता है वो आया। तो उसने कहा कि हे देवी तू परे हट जा, मैंने इसके शरीर से आत्मा निकालनी है और मैंने लेके जाना है। वो कहने लगी कि जो स्त्री है उसका एक पति प्रथा, एक धर्म बनता है को वो अपने पति से ऐसे समय में परे नहीं हो सकती। तो उसके चारों तरफ इतना तप, उसके तप का प्रभाव था कि जो मौत का देवता था वो उसके बीच में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो उससे उसने एक वायदा किया कि आप मुझे एक बार मांग लो और इससे पीछे हट जाओ ताकि मैं इसकी जो रूह है लेकर के निकल जाऊं। उसने कहा मुझे एक बार दे दो कि मेरा जो ससुर है उसकी आंखें सही हो जाएं, उसकी रोशनी आ जाए। उसने तथास्तु। जब परे हटा उसकी रूह उसने निकाली, लेके जा रहा है उसका सूक्ष्म शरीर, तो पीछे पीछे वो चल पड़ी। उसने कहा हे देवी मैंने आपको एक बार दे दिया है, आप पीछे जाइए। तो बड़े कोमल शब्दों में वो कहती है कि हे पिता आप मेरे पिता समान हैं और जो मुझे ये शिक्षा दी गई है कि जो तुम्हारा पति है वही तुम्हारा परमेश्वर है। मैं एक पति की मैं छाया हूँ, जहाँ मेरा पति जाएगा मैं छाया की तरह उसके पीछे चले जाऊंगी। और जो मृदु वाणी है ये बिगड़े हुए काम भी बना देती है, जो कड़वे वचन है वो बने हुए का जो काम है वो भी उनके खराब कर देती है। तो मौत के देवता ने फिर उसे कहा कि अच्छा पुत्री जो तुम्हारी बोल बानी है, जो शब्द हैं ये मुझे बड़े अच्छे लगे, एक बार और मांगो। तो उसने कहा आप ऐसा करिए कि मेरा जो ससुर है उसे खोया हुआ राज मिल जाए,
उसने कहा तथास्तु। वो फिर पीछे पीछे चल पड़ी। फिर आगे चलती, फिर उसे देखा पीछे आ रही है। उसने कहा पुत्री तुझे पीछे चले जाना चाहिए, मैंने तुझे 2 बार दे दिए हैं, अब और क्या चाहती है। जी। कहती जो पतिव्रता जो धर्म है वो ये कहता है कि मैं मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। उसकी मृदु वाणी देख करके, उसका दृढ़ संकल्प देख करके, उसके मन की, हृदय लगन देख की के। जो पवित्रता देख करके उसने कहा पुत्री एक बार और मांगो। तो उसने उसे एक बार और दिया। उसने पूछो मांगो क्या वर चाहिए। उसने कहा कि मेरा जो वंश है मेरे ससुर का वो चलता रहे। उसने कहा तथास्तु। कहता अब आप जाएंगे कहाँ, मेरा पति नहीं रहेगा तो वंश कैसे चलेगा। जी सो जी। तीनों चीजें उस सावित्री ने अपनी वाणी से, अपनी समझदारी से, अपने तप बल से वो चीजें उसने प्राप्त की। एक अंधा जो ससुर था उसको आंखें मिली, खोया हुआ राज मिला, और जो अपना पति था वो भी ले वो भी मिल गया। बताओ, मतलब एक औरत, एक महिला के अंदर हाँ, इतनी, मतलब एक खुद एक शक्ति है, वो महिला शक्ति का रूप है वो। महिला एक शक्ति है। हर नारी उसकी एक किरण है, उसकी एक प्रतिभा है। अगर नारी अपनी शक्ति को समझे तो वो दुर्गा रूप मतलब एक बार कोई किसी बात के लिए दृढ़ संकल्प कर ले दृढ़ संकल्प कर तो ले, वो पूरा करके वो ही करके ही रहती है। और नारी की जो जिद होती है वो अपना पूरा करके ही छोड़ती है। चलिए आगे की लाइनें हम आपसे सुनते हैं कि वो आप आगे क्या कहना चाहते हैं। लंबी जग है गाथा रही, हर जीव सदन की नई कहानी, कोई किसी की कितनी समझे, सब पर सबकी तूने है जानी, सर्द ऋतु में टपकते छप्पर, बहुत अच्छी बात, बिस्तर बिना अलाव तापते, बातों ही बातों के साधन जीवन कष्टों वो रात काटते, अशोक विक्रमाजीत राज्य के कहते कल्पना देखते सपने, खाने ओढ़ने सोने क्या साधन होंगे कभी यह अपने। यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क किया, ये किस लिए? इसलिए कि गरीब गरीब हुआ है, अमीर अमीर हुआ है। गरीब जब एक टूटे हुए मकान में रहता है, जब बरसात होती है, पानी बरसता है, तो उसको सोने के लिए, चारपाई बिछाने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं, एक कोने में एक स्त्री पुरुष बच्चों को लेकर के बैठ जाते हैं अपनी गोद में और अलाप जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं कि उसी से हम थोड़ी जी हमारी रात निकल जाएगी, ये जो कष्ट का समय है ये हमारा उससे निकल जाएगा। ये लिया कि अपने लोकतंत्र से, जो पहले लोकतंत्र आया है, आज जो सरकारों की नीतियां हैं वो ऐसी हैं कि गरीब को घर मिले। मतलब फिर से आप सरकार की तरफ जा रहे हैं। हाँ, देखिए सिस्टम सरकार ने देना है, गरीब लोगों को ऐसी नीतियां देनी हैं जो उनको मकान, उनको खाना, जैसे पंजाबी में कुल्ली गुल्ली और जुल्ली बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें जो देने का जो नीतियां हैं ये सरकार ने बनानी है। जो गरीब है वो क्यों गरीब है, ये सरकार ने अपना सिस्टम देखना है, अपना सिस्टम ठीक देखना है। तो अब सरकारें जो हैं वो ऐसा बना रही हैं, ऐसी नीतियां वो उन्होंने लागू की हैं कि जिसका कच्चा घर है उसका भी पक्का बनाना है, ताकि उसका घर जो छप्पर है वो टूटा ना हो, उसमें पानी न चोए, और जो परिवार है वो बीच में आनंद से रहे। ऐसी उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई हैं, परमिट सिस्टम बनाया है। कोई ऐसे उन्होंने पीले कार्ड बनाए हैं कि जो हमारी आमदनी का एक स्तर रखा है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके ऐसे कार्ड बने हैं जिनको राशन मिलता है, तो उनको और सहूलतें देते हैं, बिजली की सहूलतें देते हैं, पानी की देते हैं। जो आज की सरकारें हैं इस वर्तमान समय में जी ऐसा सोचने को लोगों ने उनको मजबूर किया है, और ऐसा जो पिछला जो समय था वो सही नहीं गया है।
यहाँ सही नहीं गया वही मैंने लिखा है। अब हम लोकतंत्र से, नेताओं से ऐसी आशा करते हैं कि लोगों के लिए ऐसी नीतियाँ चुनेंगे जो उनके कल्याण के लिए, जो उनको फायदे के लिए, जो सही काम हो, आए। मतलब ला पाए। जरूर। निर्बल बूढ़ी आंखों के आंसू बरबस अलाव में पड़ गए, अपने देश के लोकतंत्र से गहरी निराश थे भर गए। सर्दी अकिंचन मृत्यु संदेश लू आषाढ़ यमराज पैगाम में, धनी लिहाफ में हिसकी पीता। ये धनी लिहाफ में हिसकी पीता, क्या मैं आपकी लाइनों को पूरा करूं या यहीं पे आपसे पूछूं कि धनी लिहाफ में हिसकी पीता? देखिए, एक निर्धन आदमी है, उसके 4 बच्चे हैं, 2 खुद हैं, 6 हैं, दिहाड़ीदार है। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी दिहाड़ी नहीं लगती है। आटे का भाव, एक रसोई में एक दाल बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए। हाँ। बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, उनको बस्तर चाहिए, उनके पैरों में जूते चाहिए, उनको मौसम अनुसार उनको कपड़े चाहिए, उनको सर्दी के कपड़े चाहिए, गर्मियों वाले भी चाहिए, पैरों में जूते चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब उनके पास जब नहीं होती हैं तो एक पीड़ा उठती है एक कवि के मन में। और जिनके वो बच्चे हैं उनको पूछो कि उनके मन में क्या गुजरती है। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती ये बात तो जो धनी है, मैंने कहा कि लोकतंत्र के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में हमने देखा, लोगों ने महसूस किया कि धनी जो है वो धनी होता गया और गरीब गरीब होता गया। तो आपकी इस संरचना में, इस व्याख्या में मैंने एक चीज और पाई कि एक बेरोजगारी और एक रोजगारी। इसमें आपने एक बात कुछ लिखी थी कि बचपन आपने बेरोजगारी में भी काटा। तो वो आपने भी काटा, और जैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी काटा। तो उस बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे? सब तो अलग अलग है। देखिए, कुछ सरकार को ऐसी नीति बनाई है कि उनके लिए कुछ दिन उन्होंने निश्चित किए हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने इसमें जो आपने एक घर की व्यंगना की हुई है, उस एक किचन की व्यंगना की हुई है, एक औरत की उसकी व्यंगना की हुई है, तो उस वो चीज इस कविता में बेरोजगारी के रूप में आती है। बेरोजगार आदमी जो है वो निराश भी होगा और उदास भी होगा और हताश भी होगा। जिसके पास खाने की, जिसके पास सारा कुछ है वो ऐश्वर्य करेगा, वो पहलगाम भी जाएगा, मसूरी भी जाएगा, शिमला भी जाएगा, वो धर्मशाला भी जाएगा, वो स्विट्जरलैंड भी जाएगा, वो यूके में भी जाएगा जी। वहाँ बैठ करके रजाई में बैठेगा, लिहाफ में बैठेगा और अच्छी अच्छी बिस्की पिएगा। उसे क्या कमी है? वो पैसा कहाँ उड़ाएगा? तो ये एक सिस्टम है, जो सिस्टम इधर से उधर हुआ, सिस्टम सही नहीं हुआ, तो उसी सिस्टम की ये जो देन है वो ये है। मतलब आप सारी बात अगर मैं कहना चाहूँ तो सरकार और सिस्टम पे डाल रहे हैं, उस पे आती है, तो उसी पे आती है। मतलब हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? हमारा फर्ज ये बनता है कि अगर सरकारें हमें, देखो दूसरे जो विदेशी हैं वहाँ पे सरकारों ने रोजगार का जो हक है उनको दिया है कि रोजगार देना हमारा काम है, और उनकी जो इनकम है यहाँ कम होती है, वहाँ सरकारें उनको उनकी इनकम, मिनिमम जो इनकम है वो उसे पूरा करती हैं उससे। ऐसा विदेशों में है, यूके में है। लेकिन उसके जैसे हम मानो एग्जाम्पल कि आज हमने इतना कमाया, लेकिन जितना कमाया उससे ज्यादा दुगनी तो हमारी इच्छाएं हैं, तो वो कहाँ हमारा फलीभूत होगा पूरा? आप ठीक कहते हैं कि जहाँ पे हमारी इच्छाएं अनंत हैं, बेहिसाब क्या हम हैं, अपनी इच्छाओं को मार दें? देखिए, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, कुछ ज़रूरतें हैं हमारे जीवन की जी, वो हमने तो वो पूरी करनी है जी। हमें कुली चाहिए जी, गुली चाहिए जी, हैं? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये तो हमारी बेसिक हैं, बाकी बातें अगली हैं। एक परिवार है, उस परिवार में 2 आदमी, 2 भाई कह लो, एक सरकारी जॉब पे है और एक दिहाड़ीदार है। सरकारी जॉब वाला जो है वो मानिए कि एक दफ्तर में क्लर्क है, उसके वेतन भी मिलता है और साथ में वो रिश्वत भी ले रहा है।
उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कहीं ज़्यादा है। बच्चे देखते हैं कि मेरा चाचा या ताऊ जो सरकारी जॉब पे है, ऊपर से पैसा भी आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड जो है, उनके मन में एक हलचल पैदा होती है जी कि हमारा जी बाप जी एक जी दिहाड़ीदार है, हम कोई ऐसा क्या करें कि हमारा भी स्टैंडर्ड इनकी तरह हो, हमारे ऐसे कपड़े हों, हमारे घर में भी गाड़ी हो, हमारे घर में भी टीवी हो, हमारे पास भी मोबाइल हो, हाँ हम भी कहीं आगे घूमे फिरें जैसे ये घूम फिर रहे हैं। ऐसी इच्छाएं जब जो दूसरे अपने घर में देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उस समय समाज में थोड़ी उथल पुथल होती है। फिर वही जो लोग जब बड़े होते हैं तो वो अपराधों की तरफ निकलते हैं, नशों की तरफ निकलते हैं। ये बात देखने में आई भी है। हाँ। और अभी भी ये सब बातें होती हैं, क्योंकि गांव के जो लोग हैं हाँ। वो इन बातों को नहीं समझते। वो सिर्फ यहाँ तक सीमित रहते हैं कि हमको सिर्फ बेरोजगारी करनी है, और बेरोजगारी में जो आज सारे दिन में जो पैसा मिला है, हम वो उसमें ही वो जो शराब है या फिर वो उसमें ही वो खर्च कर देते हैं, परिवार तक वो जाता नहीं है। तो वो परिवार फिर कहाँ आगे बढ़ेगा? आप फिर वहाँ पे सरकार के लिए बोल रहे हैं या रोजगारी उसमें आ जाती है। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो समाज में व्याप्त हो गई हैं, वो नशे की है। जी जी बिल्कुल। जैसे आजकल पंजाब बदनाम हुआ है, बिल्कुल नशे की खातिर पंजाब बदनाम हुआ है। पहले शराब होती थी, अब हेरोइन आ गई है, गांजा आ गया है, अफीम आ गई है, ये बाहर से आ रही है। और कोई भी ये जो बीमारी है, ये बगैर नेताओं के संरक्षण से, पुलिस के संरक्षण से ये बढ़ती है। अगर पुलिस और ये सरकार है, अगर ये एक दृढ़ संकल्प कर ले कि हमने इस बीमारी को हटाना है, तो मैं नहीं समझता कि ये बीमारी दूर नहीं हो सकती। उसके बीच में काली बेटें बैठी हैं जो उनको संरक्षण देती हैं। जैसे हम अखबारों में देखते हैं कि ड्रोन के माध्यम से यो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हुए पंजाब की जो सीमा है, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से वो नशे ड्रोन के माध्यम से वो गिरा रहे हैं। और जो गांव वासी हैं, उनमें कुछ जो काली भेड़ें हैं, वे लोग आगे उन्होंने अपने करिंदे रखे हुए हैं जो आगे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को जो बेचते हैं। और जब बच्चे वो नशे के आदी हो जाते हैं, जी तो बड़े बड़े जो घरों के अच्छे बच्चे जो हैं, उन्होंने अपने घरों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बेच दी हैं, माँ के गहने बेच दिए हैं, और आखिर में जब उनको वो नशे नहीं मिलते तो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक पंजाब की एक बहुत जबरदस्त समस्या है। तो क्या मैं आपसे एक ये पर्सनली सवाल आपसे पूछ रही हूँ, हाँ, कि पंजाब में ये नशा इतना ज्यादा है, हाँ। तो क्या पंजाब की सरकार इसमें कुछ? देखिए, नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ तो उछाला है जी। कोई कहता है कि इस पार्टी ने ये बढ़ाया है, कोई कहता है जी उस पार्टी ने बढ़ाया है। जी। मैं कहता हूं कि इन पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय खुद ही सारे जो पार्टियां हैं वो ऐसा एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो और ये बीमारी जो है जो दूर हो सकती है। हमारा जो नौजवान है जो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जो हमारा युवा वर्ग है, यही कल को आने वाला हमारा भारत का एक चेहरा है। उसी ने आगे पंजाब को संभालना है, उसी से नेता बनने हैं, उसी से डॉक्टर इंजीनियर बनने हैं, शिक्षक बनने हैं। बिल्कुल। तो जो स्वस्थ नागरिक बनेगा वो समाज को आगे ले जाएगा। इसमें क्या सुधार लाना चाहिए इसमें आपकी तरफ से? मेरी तरफ से ये है कि जितनी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय वो एक राय मत से वो चलें और देखें कहाँ क्या कमी है, एक दूसरे को सहयोग करें और पुलिस को सतर्क करें। जहाँ काली बेड़ है उसको सस्पेंड करें, उसे सज़ा दें, ताकि लोगों को ये पता चले। और इसके साथ साथ जो हमारी बॉर्डर है उसे इतनी ज़्यादा कस के रखी जाए। और जो नशा पकड़ने वाले हमारे नौजवान हैं BSF के, उनको पुरस्कार दिए जाएं कि आप ये सब पकड़ रहे हो। उनको भी सम्मानित करना चाहिए कि आप इस हमारे शुभ काम में आप हाथ बटा रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये सबका सहयोग अगर मिले हमारे तो
ये काम ना जो हो। सीमा प्रहरी हैं वो सजग रहते हैं, अपना कर्तव्य सीख से निभाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये बीमारी दूर नहीं हो तो सकती। आपकी तरफ से क्या सहयोग होना चाहिए? वो तो आपने एक सरकार के लिए छोड़ दिया, आप अपनी तरफ से क्या सहयोग देना मेरी चाहिए? तरफ से ये सहयोग होगा कि हम स्कूलों में जाएं, हम्म, और हम जाते भी हैं, जी कॉलेजों में जाएं, जी यूनिवर्सिटियों में जी जाएं, जी जी। वहाँ पे बच्चे जो हैं कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के, स्कूलों के, उनके साथ हम विचार विमर्श करें। हम्म उनमें कुछ बच्चों को टॉपिक दें, बच्चों इसके ऊपर बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं। अध्यापकों को कहें, जो समाज सुधारक हैं वो जाएं, जो नेतागण हैं वो भी जाएं, जी जी जी। सारे अगर इस काम में लग जाएं तो ऐसी कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, ये समस्या मतलब हम किसी भी तरह से हाँ, ये जो हमारे अंदर एक हानिकारक जो चीज जा रही है, हाँ, जिसको हाँ, बोलते हैं शराब, वो हाँ, उसको दूर करने के लिए हम कई तरह से सरकार की भी मदद ले सकते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल, अपने आप भी स्कूलों में जा जा के या गांव में जा जा के इसको हाँ, दूर हाँ, कर सकते हैं। मतलब ये हो सकता है। बिल्कुल हो एक सकता है। पंजाब ही नहीं, हाँ, काफी जगहें ऐसी हाँ, हैं हाँ, जहाँ पर ये सब चीजें आती हैं, जाती हैं, और एक इंसान को बीमार भी करती है। और इससे परिवार जो है ख़त्म होते हैं, हम्म। जो प्रदेश होता है वो ख़त्म होता है, देश ख़त्म होता है। वही देश आगे बढ़ सकता है जिसके नागरिक स्वस्थ हैं, इन चीज़ों से परे हैं और शिक्षित हैं और जागरूक हैं। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? संदेश मेरा यही है, मेरा प्रोग्राम देखने वालों को, कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखिए, बच्चों के मित्र बनिए, और उनके जो सहयोगी हैं, लड़कियों की जो सहेलियाँ हैं, लड़कों के जो साथी हैं, मित्र हैं, उनके ऊपर नज़र रखें कि उनके साथ जो रहने वाले हैं, खेलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो कैसे हैं। स्कूलों में जाएं, अपने बच्चों के बारे में पूछें कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है। बच्चों के ऊपर पैनी दृष्टि रखें, बच्चों का मित्र बने, उनके मन की बात सुने। हाँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये हाँ, थी कि हमारे पेरेंट्स अगर हमारे मित्र बनते हैं तो हाँ, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है, नहीं है। दोस्त ढूंढने की ज़रूरत हाँ, नहीं है, हाँ, मित्र ढूंढने की हाँ, ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ साथी ढूंढने की भी ज़रूरत हाँ, नहीं है। आपका हाँ, संदेश मैं जहाँ हाँ, तक समझ रही हूँ, मैं हाँ, दर्शकों को भी यही कहना चाहती हूँ कि अपना मित्र हमारे घर में, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे मित्र बने तो जी हाँ, आप जी हाँ, हाँ, यही संदेश हाँ, दे रहे हैं। बिना डर के हम्म बच्चे अपने मन की बात अपने बाप से, अपनी माँ से कहें, हम्म तो मेरा ख्याल है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फिर निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। यशपाल जी, आपकी इस चिराग किताब में से दीप यात्रा जो है बहुत ही अच्छी चल रही है हमारी, और आपके कुछ अनुभव जो ऐसे हैं हमारे जीवन में भी आने वाले हैं या हमारे जीवन में भी चल रहे हैं, लेकिन हम उसको अमल नहीं कर पाते हैं। आगे भी आपकी अगले एपिसोड में यही किताब का लिया हुआ एक कविता दीप यात्रा, इसको ही दोबारा रखेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, अभी आज के इस एपिसोड में मैंने जहाँ तक ये जाना कि हमारा दोस्त, सबसे बड़ा जो साथी है वो है हमारे माता पिता। मैं माता पिता से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम हमारे आप दोस्त बनते हैं तो हमें स्कूल कॉलेज में या कहीं बाहर या कहीं भी जाने के साथ साथ हमें किसी साथी या दोस्त की ज़रूरत नहीं है। हमारा दोस्त सबसे बड़ा हमारी माता जी, हमारे पिता